संसाधन और विकास ये भूगोल का जो है पहला पार्ट है क्लास 10 सोशल साइंस में। जो 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन में ये दूसरा पोर्शन है भूगोल। भूगोल में पहला पार्ट है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस और उसके उत्तर जो है उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं। ये देख लेते हैं विगत वर्षों से आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो भविष्य में आने की संभावनाएं हैं, सारे क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हैं। तो क्वेश्चन और ये उसका उत्तर हम देख लेते हैं, और उसी हिसाब से अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलने की संभावना है, काफ़ी अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं हैं। तो देख लेते हैं इसका, ये डायग्राम है ये संसाधन से संबंधित। तो ये देख लीजिए, संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा मानवीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, सतत एवं प्रवाह। प्रवाह माने होता है चलना, यानी रुकना नहीं, वो ख़त्म नहीं होती है। नवीकरणीय संसाधन जो है न कभी ख़त्म होने वाले संसाधन है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। तो जैव संसाधन को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संसाधन और वन्यजीव संसाधन। तो ये डायग्राम है संसाधन से संबंधित। तो इसके क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? ये संसाधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में सामर्थ्य हो और उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो तथा मानव जीवन का उपयोगी प्रदान करता है, जैसे बस, साइकिल, पेड़ पौधे आदि। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, ये हेडिंग रहेगी आपकी। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। तो इसकी पहली हेडिंग है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में देख लेते हैं। जैव मंडल में जैव संसाधन की प्राप्ति होती है तथा इसमें जीवन की संभावनाएं होती हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि। और इसकी दूसरी हेडिंग आप अजैव संसाधन है। दूसरी हेडिंग क्या है? अजैव संसाधन है। जिसमें क्या लिखना है? निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन, समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। ये अजैव संसाधन है। तो इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी जैव संसाधन और दूसरी हेडिंग पड़ेगी अजैव संसाधन। ये किसके अंतर्गत पड़ेगी? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो इसकी आगे भी है अभी। और अगली हेडिंग रहेगी आपकी समाप्तता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहली हेडिंग रहेगी इसकी नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन पहली हेडिंग है आपकी। वे संसाधन जो समाप्त होने के पश्चात दोबारा फिर प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि। तो अगली हेडिंग है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, खनिज पदार्थ, तेल, पेट्रोल आदि। ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, जो एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण तो पर्यावरण के बिना क्षति पहुँचाए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है।
संसाधन का अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, परंतु तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या के कारण औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी, संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। जिस प्रकार नोट से बनाया गया है उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर लिख देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो अगली हेडिंग होगी, संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। ये पॉइंट वाइज उत्तर है इसमें। तो संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, तो पहला नंबर है इसमें, संसाधनों का संरक्षण मानव हेतु आवश्यक है, वर्तमान पीढ़ी के लिए उन्हें उपयोगी बनाई जाए। तो दूसरा विकल्प है इसमें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा की परिभाषा लिखें तथा मृदा कितने प्रकार की होते हैं इसका वर्णन करें। मृदा की परिभाषा लिखें, ये प्रश्न है आपका। मृदा की परिभाषा लिखें या कितने प्रकार के होते हैं और इसका वर्णन करें। तो उत्तर देख लेते हैं, ये उत्तर है आपका। तो भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो पौधों को बढ़ाने के लिए जीवाश्म तथा जनित खनिज नमी प्रदान करती है उसे मृदा कहते हैं। फिर से पढ़ देता हूँ, भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो पौधों को बढ़ाने के लिए जीवाश्म तथा खनिज नमी प्रदान करती है उसे मृदा कहते हैं या निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसको आप ऐसे ही डायग्राम बना दीजिएगा। मृदा के प्रकार, मृदा में पहला जलोढ़ मृदा है, दूसरा काली मृदा है, तीसरा लाल या पीली मृदा, चौथा रेगिस्तानी मृदा और अगला जो है पांचवा जो है पर्वतीय मृदा। तो ये आप ऐसे ही डायग्राम बना करके आगे इसका जवाब लिख दीजिएगा, नंबर काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसका उत्तर देख लेते हैं आगे। पहला है आपका जलोढ़ मृदा, पहली हेडिंग रहेगी आपकी जलोढ़ मृदा, जैसा डायग्राम में दिया गया था। और इसका उत्तर देख लेते हैं, भारत में नदियों द्वारा लाए गए जिसमें जीवाश्म से युक्त उपजाऊ मिट्टी मिलती है, इसी को जलोढ़ या काप, इसी का दूसरा नाम है काप। ये जलोढ़ या काप मृदा कहते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। तो अब अगली हेडिंग पड़ेगी उत्पादन राज्य, कहाँ कहाँ ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। यह हेडिंग रहेगी आपकी उत्पादन राज्य। तो अगली हेडिंग रहेगी जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं मृदा में, पोटाश, चूना और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा, ये पहला जो है विकल्प जो आपका ख़त्म हो गया। दूसरा देख लेते हैं, काली मृदा। काली मृदा, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकले लावा के जमने और फिर विखंडन के फल स्वरूप होता है। इसमें आर्द्रता अधिक होती है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। और उत्पादन राज्य, ये कहाँ किस किस राज्य में, भारत के किस किस राज्य में पाए जाते हैं, ये आपकी हेडिंग रहेगी उत्पादन राज्य। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये पाए जाते हैं। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, काली मृदा में पाए जाने वाले तत्व। ये 3 हेडिंग पड़ेगी, एक मृदा में 3 हेडिंग पड़ेगी। वो कौन कौन सी, काली मृदा हो गई आपकी और उत्पादन राज्य भी हो गया आपका, ये दूसरी हेडिंग है। ये तीसरी हेडिंग आपकी ये होगी, काली मृदा में पाए जाने वाले तत्व। इसमें क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पोटाश, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, लाल या पीली मृदा। तो यह मिट्टी लाल या पीले रंग की होती है। इस मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो अगली हेडिंग होगी इसकी उत्पादन राज्य। ये सब में पड़ेगा आपको, जितनी भी मृदा है उसमें सब में ये हेडिंग पड़ेगी उत्पादन राज्य।
तो कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, लाल या पीली मिट्टी? तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। तो अगली हेडिंग रहेगी इस मिट्टी में, यानी कि लाल या पीली मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। रेगिस्तानी मिट्टी, अगली हेडिंग है रेगिस्तानी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल या भूरा होता है, इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। उत्पादन राज्य, ये हेडिंग पड़ेगी आपकी उत्पादन राज्य, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब में ये मिट्टी पाई जाती है। तो अगली हेडिंग रहेगी इस मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व। इस मिट्टी में अर्थात रेगिस्तानी मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व, इसमें लोहा होता है, फास्फोरस होता है आदि, इसमें जो है ये तत्व पाए जाते हैं। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी अगली हेडिंग है, ये 5वीं हेडिंग है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें कंकड़ तथा पत्थर की मात्रा अधिक होती है। तो उत्पादन राज्य, तो उत्पादन राज्य देख लेते हैं उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व, ये हेडिंग रहेगी आपकी उत्पादन राज्य भी हेडिंग रहेगी, और इस मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व यह भी हेडिंग में रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? पोटास, फास्फोरस, चूना की मात्रा कम पाई जाती है। पोटास, फास्फोरस, चूने की मात्रा ये कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा अपरदन क्या है? ये प्रश्न है आपका। मृदा अपरदन क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोक के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? इसका उत्तर लिखें। तो ये उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला देख लेते हैं इसमें। पहला, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। और दूसरा देख लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। और तीसरा विकल्प देख लेते हैं, सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। चौथा विकल्प है, पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों की जागरूक करना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो गया। ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, और मृदा की परिभाषा और मृदा अपरदन भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो ये मृदा की परिभाषा, मृदा कितने प्रकार की होती है, इसका वर्णन करें। यह भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ये भी पूछे जाते हैं, मृदा अपरदन क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप यही लिखिएगा, काफ़ी बेहतर नंबर आपको मिल सकता है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपक्षय और अपरदन क्या है? तो इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी अपक्षय। कोई पदार्थ भौतिक, रासायनिक, जैविक के माध्यम से टूटकर वह पदार्थ वहीं रह जाते हैं, जिसे अपक्षय कहते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि कोई भी पदार्थ टूट करके वहीं पर रह जाएंगे, जिसे अपक्षय कहते हैं। और अगले देखते हैं, अगला देख लेते हैं अपरदन। अपरदन क्या है? अपरदन, टूटे हुए पदार्थ को वायु या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना ही अपरदन कहलाता है। यानी कि वायु और जल के माध्यम से टूटे हुए भाग, अपक्षय, टूटे हुए भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना ही अपरदन कहलाता है। अपरदन कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? ये अगला क्वेश्चन है, या भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, पृथ्वी सम्मेलन 4 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में हुआ था, जिसका मकसद सतत विकास की अवधारणा को
सबसे आगे रखना और पर्यावरण से बचाने के लिए सम्मेलन करना, इसी को पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया है। तो पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन देख लेते हैं फिर से। पृथ्वी सम्मेलन 4 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था या ब्रिटेन में है, जिसका मकसद सतत विकास की अवधारणा को सबसे आगे रखना और पर्यावरण से बचाने के लिए सम्मेलन करना है। इसी को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सतत विकास का मतलब ये होता है कि हाँ, आगे आने वाली पीढ़ी भी उस वस्तुओं का उपभोग कर सके। जैसे नवीकरणीय संसाधन, इसी को नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, यानी कि जो वे संसाधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका उपभोग कर सकें, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, सतत विकास इसी को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 जो है पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित ही है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, हमें क्या लिखना होगा इसमें। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण और सतत विकास पर बनाया गया है, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सतत विकास का निर्माण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठा सके, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो ये एजेंडा 21 है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको नोट्स में ऐसे ही लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांगर और खादर में अंतर क्या है? बांगर और खादर में अंतर है। खादर माने नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको। पहला बांगर है, दूसरा ये खादर है। तो बांगर यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है, जिस कारण कृषि नहीं की जा सकती है। तो अगला देख लेते हैं इसमें, खादर में तलछट का जमाव सब जगह एक जैसा नहीं होता है। तलछट का जमाव सब जगह एक जैसा। तलछट माने ये आपका भाग है, ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका जो है पश्चिमी भाग है। तो ये साइड के जो भाग हैं ये तलछट हैं। तो ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि ये इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो यहाँ का जो ज्वार भाटा है, पानी आगे आगे पीछे आगे आता रहता है। तो साथ में अपने साथ क्या करता है, तो साथ में कंकड़ पत्थर लाता है, कंकड़ पत्थर मिट्टी लाता है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ किनारे जो है तलछट में ये जमना शुरू कर देता है। तो जमना शुरू कर देगा तो ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसी को तलछट का जमाव कहते हैं। तो अगला देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ को, कभी ये नवीन जलोढ़ थी जो बाद में ये पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाती है, जिसे बांगर कहते हैं। तो दूसरा इसमें इधर देखते हैं, नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को हम खादर कहते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह मैदान का ऊंचा भाग होता है, यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँच पाता। धीमे धीमे क्या करती हैं वो, जब कंकड़ पत्थर जमने लगता है तो काफ़ी ऊंचा भाग हो जाता है। तो क्या है ये हो जाएगा, फिर बांगर क्षेत्र हो जाता है। तो यह मैदान का निचला भाग होता है। खादर में यह मैदान का निचला भाग होता है जहाँ नदियों का जल पहुँच जाता है। तो अगला देख लेते हैं, चौथा ये लास्ट पॉइंट है। तो इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किस में? बांगर में। बांगर में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन खादर में क्या है, खादर में यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है, जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये देख लीजिए आप, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसका। ये देख लीजिए, बांगर और खादर, ये पहला है आपका, इधर ये पहला है, और ये दूसरा है आपका विकल्प, ये दूसरा है इधर, और ये जो है आपका
तीसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है, और ये चौथा है, ये आपका चौथा विकल्प है। तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं ये जवाब इसके पहले पार्ट के प्राकृतिक संसाधन में लगभग जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है आपके लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो आना होगा तो संभवतः इसी में से आएगा। तो इसको आप नोट्स बना लीजिए आप, और इसको जो पूरा रट डालिए, समझ लीजिए जैसा भी होगा, और आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो संभवतः आपका नंबर अच्छे मिलने के चांसेस हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है सॉल्व करवा दिया गया है प्रश्न उत्तर, और ये दूसरा पार्ट है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं जो विगत वर्षों में पेपर में आ भी चुके हैं और भविष्य में आने की संभावनाएं भी हैं, तो उसको देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका उत्तर भी देख लेते हैं हम। तो अगर इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलने की संभावनाएं हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव क्षेत्र, ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है जैव क्षेत्र जिसे बायोम भी कहते हैं। जैव क्षेत्र क्या है, बायोम या जैव क्षेत्र कितने परिस्थितियों में बांटा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, उत्तर सीधे आ जाते हैं उत्तर पे। भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति जीव जंतु बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं जिसे बायोम क्षेत्र या जैव क्षेत्र कहते हैं। ये पांच पारितंत्र में बांटे गए हैं। पहला है आपका वन, दूसरा सवाना है, तीसरा घास का मैदान है, चौथा मरुस्थल है, और पांचवा जो है टुंड्रा है। ये 5 प्रकार के हैं जो कि ये 5 परिस्थितियों में जो है बांटे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, और भारत सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है। भारत सरकार ने वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर ये है, आप देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वनों को 3 भागों में बांटा है। पहला रक्षित वन, और रक्षित वन क्या है पहला, इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र में लगभग 1/3 भाग रक्षित वनों का अंतर्गत रखा गया है। सरकार ने 1/3 भाग रक्षित वनों को अपने अंडर में रखा है। तो अगली हेडिंग देख लेते, आरक्षित वन। पहला रक्षित वन है, दूसरा आरक्षित वन। तो इन वनों को सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। यहाँ पर लोगों को कटाई, शिकार पर पूरी तरह से सरकार द्वारा रोक लगी होती है। भारत में आधे से अधिक वन को आरक्षित घोषित किया गया है। तो तीसरा विकल्प देख लेते हैं, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ऐसे सभी वन जो रक्षित तथा आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं और बंजर भूमि सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होता है। स्वामित्व माने हर व्यक्ति, यानी कि स्वामित्व माने होता है खुद का, जो सरकार के अंडर में नहीं होता है, जो कि उस व्यक्ति के हाथ में होती है, तो जिसे कहते हैं स्वामित्व। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हिमालय यव क्या है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हिमालय यव क्या है, इसके बारे में बताएं। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं जवाब इसका। तो हिमालय यव एक औषधि पौधा है जो हिमालय प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टॉक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो तथा इससे कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिमालय यव क्या है, हिमालय यव एक प्रकार का रसायन पदार्थ है। हिमालय जो वहाँ हिमालय प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से टॉक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकालते हैं, जो कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ। ये प्रश्न है आपका, वनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, इन वन किसी भी देश की बहुमूल्य प्राकृतिक धरोहर होती है। इन वनों से हमें निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ हैं। तो पहला लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ है ऑक्सीजन की पूर्ति। ऑक्सीजन की पूर्ति,
पेड़ हमें ऑक्सीजन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसके सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का वो उपभोग करते हैं। ये और दूसरा इसमें है, देख लेते हैं, उद्योग हेतु कच्चा माल। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की कच्ची वस्तुएं मिलती हैं। तो तीसरा विकल्प देख लेते हैं, औषधि की पूर्ति। तो वनों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधि प्राप्त होती हैं, जिसका उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये औषधि की पूर्ति है। तो ये प्रत्यक्ष लाभ थे 3, कौन कौन से थे? ये ऑक्सीजन की पूर्ति, उद्योग हेतु कच्चा माल, औषधि की पूर्ति। जो ये प्रत्यक्ष लाभ है। अप्रत्यक्ष लाभ देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष वनों से अप्रत्यक्ष लाभ, वनों से हमें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। जैसे पहला देखते हैं, भूमि कटाव पर रोक। वनों की वृक्षों की जड़ें होती हैं जो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिस कारण मिट्टी का क्षरण नहीं हो पाता है। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, बाढ़ नियंत्रण। वन जल की तीव्रता को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे बाढ़ का नियंत्रण हो सके। अगली हेडिंग है आपकी पर्यावरण संतुलन। अगली हेडिंग है ये तीसरी, पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा वन पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर। यह भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो वन्यजीव अभयारण्य एक तरफ लिखते हैं और राष्ट्रीय उद्यान दूसरी तरफ। इसमें अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर क्या है? यहाँ पर वन्यजीवों और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण और वृद्धि के विशेष उपाय किए जाते हैं, पहला है। और इधर देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पर वन्य प्राणियों को और वनस्पतियों को प्रकृति के सहारे छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं, इनका क्षेत्रफल अधिक होता है। इनका क्षेत्रफल अधिक होता है, किसका होता है? वन्यजीव अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल अधिक होता है और इसका क्षेत्रफल जो है कम होता है। तो तीसरा देख लेते हैं, यह वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्राकृतिक के सहारे छोड़ दिया जाता है। तो इधर देख लेते हैं, तीसरा, यह वह स्थान है जहाँ वन्य जीवों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक सुंदरता का संरक्षण किया जाता है। तो ये उत्तर समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट करें। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, उत्तर देख लेते हैं। पहला देखते हैं, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और अन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए हैं, पहला है। दूसरा देखते हैं, केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की है जिनका उद्देश्य खतरे से पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके। और तीसरा देख लेते हैं, कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, तेंदुआ आदि शिकार व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर जीवों की रक्षा की है। चौथा विकल्प देख लेते हैं, भारतीय सरकार ने परियोजनाओं के द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान की है। तो क्वेश्चन का आंसर जब समाप्त हो गया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन हेडिंग डालेंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे। छोटा सा ये उत्तर है इसका। चिपको आंदोलन में हिमालय में उन कटाई की रोकने एवं सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाने के लिए चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। तो चिपको आंदोलन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है ये प्रश्न है 7वां। भारत में कुछ संकटग्रस्त वन्यजीवों की जाति के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में कुछ संकटग्रस्त जाति इस प्रकार हैं। पहला, सामान्य जातियाँ, ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिसे सामान्य जातियाँ कहते हैं।
तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, शुभेद जातियाँ। शुभेद जातियाँ क्या हैं? इनमें उन जातियों को शामिल किया जाता है जिनका दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और इसी तरह यदि उनकी संख्या कम होती रही तो यह जातियाँ संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, डॉल्फिन, एशियाई हाथी आदि। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संकटग्रस्त जातियाँ। इनमें वे जातियाँ आती हैं जिनमें लुप्त होने का खतरा है। यह खतरा जिन कारणों से उत्पन्न होता है यह अभी भी जारी है। जैसे देख लेते हैं, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, पूंछ वाला बंदर। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, दुर्लभ जातियाँ। तीसरा है ये दुर्लभ जातियाँ। ये वे जातियाँ जो अब नज़र नहीं आती हैं और इनकी संख्या बहुत कम है। जैसे हिमालय में पाया जाने वाला सफ़ेद पांडा। तो अगली हेडिंग देखते हैं, लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं? इनमें उन जातियों को शामिल किया गया है जो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के निकट हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख। अध्याय 4 कृषि। क्वेश्चंस आंसर हैं जो विगत वर्षों में पेपर में आ चुके हैं, अग्रिम परीक्षाओं में भी आने की संभावनाएं हैं। सारे क्वेश्चन का ये इसमें सॉल्व है। तो कुछ छोटे क्वेश्चन भी है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। आइए देख लेते हैं उसको, क्योंकि विगत वर्षों में परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर, ऑपरेशन फ्लड क्या है। भारत में दुग्ध की कमी को पूरा करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति क्या है या ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ये दुग्ध से संबंधित है के नाम से भी जाना जाता है। 13 जनवरी 1970 को इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किया जाए। और दूसरा उद्देश्य देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि की जाए। तीसरा उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उचित दाम पे दुग्ध उपलब्ध कराए जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पही कृषि किसे कहते हैं? ये एग्जाम में भी पूछा गया है, पही कृषि किसे कहते हैं? तो पही कृषि देख लेते हैं उत्तर। इसका उत्तर, हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पहाड़ी उगाई जाती है जो पवन के वेग को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को हम पही कृषि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो यह भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्नों को उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का निर्माण भी करती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जहां सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 26% योगदान कृषि का है। जीडीपी में कितना योगदान है कृषि का? 26% योगदान जो है कृषि का है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है? ये प्रश्न है आपका। भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये भारत में हजारों वर्षों में कृषि की जा रही है, परंतु भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला देखते हैं, मृदा अपरदन। भारतीय कृषि के लिए पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है।
पेड़ों की कटाई, पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिस कारण भूमि खेती के योग्य नहीं रहते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं दूसरा, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी। अगला पॉइंट है भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी। भारत की कृषि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है। भारत की कृषि पर हजारों वर्षों में खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रासायनिक तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। तो अगला पॉइंट देखते हैं तीसरा, खेती के पुराने उपकरणों का प्रयोग। तो देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों का प्रयोग खेती में किए जा रहे हैं, जिससे कम उत्पादन होता है तथा किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। अगर आप क्वेश्चन के आंसर को अगर हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं तो काफ़ी बेहतर नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूदान आंदोलन क्या है। भूदान आंदोलन क्या है? भूदान आंदोलन क्या है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो देख लेते हैं इसका उत्तर। इस आंदोलन में गांधी जी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनकी सत्याग्रह आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी की हत्या के बाद इनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश पद यात्रा की। जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पाचमपल्ली पहुंचकर वहां भाषण दे रहे थे, उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी तथा विनोबा भावे ने आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी समय रामचंद्र रेड्डी नामक धनवान किसान ने अपनी 80 एकड़ किसानों को दान दे दी। इसी को भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्तन दहन प्रणाली क्या है। कर्तन दहन प्रणाली क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका उत्तर। इसके अंतर्गत किसान भूमि के किसी भाग को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तब किसान भूमि के टुकड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी को कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कर्तन दहन प्रणाली में जैसे असम और मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड आदि स्थानों पर कर्तन दहन प्रणाली अपनाई जाती है। इसी को झूम कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं और झूम कृषि भी कहते हैं। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रोपण कृषि किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपका 7वां, रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। यह फसल व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ आदि, जिसे रोपण कृषि कहते हैं। ये रोपण कृषि, ये व्यापारिक जो है फसलें होती हैं। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण क्या है। 8वां क्वेश्चन है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चकबंदी। चकबंदी क्या है? तो अनेक स्थानों पर बिखरी हुई फसल को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से उन्हें लाभप्रद बनाना ही चकबंदी कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि क्या है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत भूमि को जोतने, फसल उगाने एवं पशुपालन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन है आपका, मैंग्रोव वन क्षेत्र किसे कहते हैं। मैंग्रोव वन क्षेत्र किसे कहते हैं।
तो उत्तर देख लेते हैं इसका। ऐसा ज्वारीय वन जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन क्षेत्र कहते हैं या सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीज बचाओ आंदोलन क्या। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन ये में पूछे जा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लघुत्तरी में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन क्या है। उत्तराखंड टिहरी में किसानों द्वारा रासायनिक खाद्य का प्रयोग किए बिना फसल उगाने का यह आंदोलन चलाया गया, जिसे बीज बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल प्रपात क्या है। जल प्रपात क्या है। तो नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से नीचे गिरने वाली जल राशि को जल प्रपात कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, भूमिगत जल क्या है। भूमिगत जल क्या है। मृदा के नीचे बिछे हुए शैल तथा छिद्रों और परतों में एकत्रित होने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को लिखें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। वैश्वीकरण में आशय यह है कि अनेक देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे देश से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगम हुआ है या सुगम बनाया गया है वैश्वीकरण के द्वारा। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है आयात निर्यात करना, हर देशों के साथ विदेशी व्यापार करना। तो इसका जो है सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव पहला विकल्प देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण आर्थिक उत्पादित होने वाली वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे आय प्राप्त करते हैं। तो दूसरा विकल्प देख लेते हैं इसमें, कृषि वैज्ञानिक के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई वस्तुओं की पैदावार होने लगी है जो पहले संभव नहीं थे। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन वस्तुओं की अधिक उत्पादन होने लगा है। तो अगली हेडिंग देखते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या प्रभाव, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो पहला देख लेते हैं, कृषि के वैश्वीकरण के कारण भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का निवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। तो दूसरा विकल्प देख लेते हैं, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों की कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं तथा इसके प्रमुख कारण बताएं। तो यह भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, देश की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में इसलिए स्थित है क्योंकि यहाँ पर जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है तथा यहाँ की जलवायु जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता 70% रहनी चाहिए। और अगला देखते हैं, जूट की खेती उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां प्रतिवर्ष नदियां उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाई रहती हैं और पश्चिम बंगाल में डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक जूट पैदा की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किसी क्षेत्र में होने वाले समस्याएं लिखें। क्या क्या समस्याएं किसी क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हैं, जो कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो भारत में किसी क्षेत्र में होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं, पहला, भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ना एक बड़ी समस्या है जिस कारण खेती का आकार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। दूसरा देखते हैं, भारतीय कृषि एक श्रम प्रधान व्यवसाय है जिसे पूंजी की अपेक्षा श्रम का योगदान सबसे अधिक होता है। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद भी देश में
56% क्षेत्र में मानसून पर निर्भर है। ऐसे में जिस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं होती है उस वर्ष खाद्य पदार्थों में गिरावट आती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चाय के उपज के लिए अनुकूल तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन करें। 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। ऐसा भी पूछ लेगा पेय पदार्थों के नाम लिखो। पेय पदार्थ में चाय या कॉफ़ी आता है तो आप चाय का लिख सकते हैं। तो देखते हैं उत्तर। इसका उत्तर ये आपका प्रश्न था, चाय या पेय पदार्थ के विषय में इसका उल्लेख करें। तो चाय भारत और विश्व में प्रचलित प्रमुख पेय पदार्थ है और चाय उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाय के लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा चाय के लिए 25 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए तथा 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। चाय की उपज के लिए ढाल भूमि चाहिए जिससे चाय के पौधे की जड़ों में पानी ना रुक सके। पानी का रुका रहना चाय के पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए चाय अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय उत्पादन राज्य देख लेते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, केरल आदि में उत्पादन राज्य हैं। भारत में असम राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होता है। देश का लगभग 50% चाय भारत में ही उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा आदि चाय का उत्पादन राज्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं, यह एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट के रेशों में बोरी, गलीचा, तिरपाल आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी और खरीफ में अंतर। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2023 में ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो रबी और खरीफ में देख लेते हैं, एक तरफ रबी एक तरफ खरीफ है। तो देखते हैं पहला अंतर, ये फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं और तो खरीफ में ये फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ये फसलें अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो ये इसमें देखते हैं, ये फसलें जून या जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर या नवंबर में काट ली जाती हैं। तो रबी में देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है। तो खरीफ में देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें आती हैं, धान है, जूट है, मूंगफली है, सोयाबीन है, बाजरा है, ज्वार है आदि, ये खरीफ की फसल में आती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सुझाव लिखें। तो क्या क्या सुझाव हैं देख लेते हैं उत्तर में। यह क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, तो उत्तर देख लेते हैं। व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला देखते हैं, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए और दूसरा, खेती को विखंडित होने से बचाया जाए और चकबंदी के द्वारा खेती का आकार बड़ा करना। और तीसरा देखते हैं, फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। और चौथा विकल्प देख लेते हैं, सरकार द्वारा वाणिज्यिक कृषि करने वाले किसानों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और विकसित और परिवर्तित किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं लिखिए। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं लिखिए, प्रश्न है। तो उत्तर देख लेते हैं, कृषि का वह स्वरूप जिसमें फसलों को प्रमुख रूप से व्यापार करने के लिए उत्साहित किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे रबड़, गन्ना, कहवा, चाय, कपास, नारियल आदि व्यापारिक फसलें हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं देख लेते हैं। पहला देखते हैं, इस कृषि को आधुनिक यंत्रों और मशीनों का उपयोग किया जाए। दूसरा देख लेते हैं, इसमें कृषि फार्म बड़े बड़े होने चाहिए। और तीसरा विकल्प देख लेते हैं, कृषि पद्धति में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं। गारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये निम्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में लिखें। निम्न बेरोजगारी के बारे में लिखिए। बेरोजगारी के बारे में लिखें, ये क्वेश्चन है आपका। तो देख लेते हैं बेरोजगारी किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में आप लिखें। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये उत्तर यहाँ से शुरू है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रश्न है आपका बेरोजगारी की, फिर से सुन लीजिए आप। बेरोजगारी किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में आप इसका वर्णन करें। तो देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू है। पहले बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता है, भटकता रहता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें देखिए शिक्षित बेरोजगार, जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। तो अगली बेरोजगारी है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से कम काम दिया जाता है, तो उसे अल्प बेरोजगार कहते हैं। तो अगली बेरोजगारी है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और जिसमें व्यक्ति तो काम करता है लेकिन उसकी उत्पादकता नहीं दिखाई देती है, उसे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो अगली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति को साल भर काम नहीं मिलता है, 12 महीने के सिर्फ कुछ दिन ही काम मिलता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये कुछ बेरोजगारी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये उत्तर है आपका। तो 1960 के दशक में कृषि को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप उन्नत बीजों तथा उर्वरकों के द्वारा परिणाम स्वरूप देशों में पहली बार गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो पहली हेडिंग रहेगी हरित क्रांति के लाभ। हरित क्रांति से लाभ, पहली हेडिंग है आपकी हरित क्रांति से लाभ। तो हरित क्रांति से निम्नलिखित लाभ हैं। उसकी पहली हेडिंग होगी अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र। अधिक उत्पादन वाले बीजों का भरपूर प्रयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिस कारण भारत आत्मनिर्भर बना हुआ है। अगली हेडिंग है आपकी दूसरी हेडिंग है सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग। वर्षा के अभाव के कारण सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति में सुधार हुआ है। तो अगली हेडिंग है ये तीसरी, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। फिर से सुन लेते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। हरित क्रांति के दौरान पहली बार भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो अगली हेडिंग है हरित क्रांति को सफल बनाने के उपाय। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं इसको। पहला, किसानों को उन्नति हुई, उर्वरक सस्ते दामों में मिले। और दूसरा पॉइंट है शोध अनुसंधान केंद्रों में वृद्धि किए जाएं। तीसरा पॉइंट है चकबंदी जैसी भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ये अगला क्वेश्चन है और इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, जीविका निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जिनमें व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि से उतना ही उत्पादन करता है जिससे उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उसे जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि, तो गहन कृषि देखते हैं, सघन गहन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि दवाओं को डालकर अधिक उत्पादन किया जाए। इससे एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें उगाई जाएं, जिसे गहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला देख लेते हैं, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित खेती, जब फसलों में उत्पादकता के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे हम मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि और इसी का दूसरा नाम है व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? तो उत्तर देख लेते हैं, व्यापारिक कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उद्योग के लिए कृषि की जाती है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में भूमि, श्रम की मशीनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रैट होल खनन क्या है? बहुत छोटी सुरंगों की खुदाई की जाती है जो आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट ऊंची होती हैं। इसमें प्रवेश कर श्रमिक कोयले का निष्कर्षण करते हैं। इसी को रैट होल खनन कहते हैं। 5 है और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रश्न उत्तर है, तो उत्तर देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये साल पेपर है, कुछ वर्षों के, विगत वर्षों के साल पेपर हैं। अग्रिम जो है परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ छोटे क्वेश्चन है, आइए सब देख लेते हैं इसका। और धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिसमें चमक होती है, जिसको पीस कर चट्टानों के रूप में ढाला जाता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा और सोना इसे धात्विक खनिज कहते हैं। अगला देखते हैं, अधात्विक खनिज क्या है? ये प्रश्न है आपका, अधात्विक खनिज क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, जिस खनिज में चमक नहीं होती है और उसे ये चद्दरों के रूप में ढाला नहीं जाता है तो उसे अधात्विक खनिज भी कहते हैं। जैसे संगमरमर, कोयला। संगमरमर हो गया, कोयला हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है ये, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला जैसी अधात्विक खनिज पदार्थ हैं जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी को जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेशर निक्षेप क्या है? प्लेशर निक्षेप क्या है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ी तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाने वाले खनिज को प्लेशर निक्षेप कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। बायोम गैस क्या है? जैविक पदार्थ के अपघटन से प्राप्त गैस को बायोम गैस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, उनका प्रयोग बार बार किया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि नवीकरणीय संसाधन तो दिया रहता है, साथ में कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब नवीकरणीय संसाधन होता है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, पवन हो गया, ये नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, वे संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद एक समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं, उसे हम अनवीकरणीय तथा परंपरागत स्रोत कहते हैं, दोबारा फिर हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोयला, पेट्रोल। अनवीकरणीय संसाधन को परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। कभी कभी
परंपरागत संसाधन के नाम से भी आ जाता है। तो अनवीकरणीय संसाधन है, परिभाषाएं वही लिखनी होगी अनवीकरणीय की। अगला देख लेते हैं, बॉम्बे हाई क्या है और क्यों प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोडरमा किस राज्य में और क्यों प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड राज्य में है तथा यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देख लेते हैं कुछ, ये भारत में 6 परमाणु केंद्र और राज्यों के नाम। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये राज्य है आपका और ये परमाणु केंद्र है। महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर परमाणु केंद्र है। कभी कभी मानचित्र में ये पूछ लेता है भरने के लिए, तो इसको भी देख लीजिए। राजस्थान में रावट भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है और गुजरात में काकरापार है, कर्नाटक में कैगा है और तमिलनाडु में कलपक्कम है। ये 6 परमाणु केंद्र हैं जो मानचित्र में पूछे जाते हैं भरने के लिए। आपको दे देगा नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको दिखाना है। जैसे कलपक्कम में पूछ लेगा कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में आपको संकेत के रूप में दिखाना है और संकेत दिया भी रहेगा उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपका। तो खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कठोरता, रंग और एक निश्चित आकार होती है, जिसे खनिज पदार्थ कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज अयस्क किसे कहते हैं। खनिज अयस्क किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं, भूमि से खोद कर निकाले गए धातुओं के कच्चे रूप को खनिज अयस्क कहते हैं। इसमें अशुद्धियों का मिश्रण होता है, जैसे लोहा। तो अगला देख लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, यूरेनियम और थोरियम जैसे नाभिकीय खनिजों के अणु विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। ये 2022 में आया था, ये पेपर में आया था। तो देख लेते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण देख लेते हैं। पहला कारण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा की ऐसे स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा नवीकरणीय गैर परंपरागत संसाधन है। इसे एक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसको बार बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में तथा सड़कों पर रोशनी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये। तो देख लेते हैं, भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है तथा इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं मैग्नेटाइट। पहला मैग्नेटाइट यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है तथा विद्युत उपयोगों में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। किसका, मैग्नेटाइट का उपयोग किया जाता है। तो अगला देख लेते हैं हेमेटाइट। इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। इसमें लोहांश की मात्रा जो है 50 से 60% होती है। तो अगली हेडिंग देखते हैं लिग्नेटाइट है। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क है। इनमें लोहांश की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभ्रक का प्रयोग किस लिए किया जाता है तथा 2 उत्पादन राज्यों के नाम बताओ। ये 2023 में पूछा गया था। तो इसका उत्तर देख, अभ्रक का प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है और बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत नवीकरणीय
स्रोतों का विस्तार से वर्णन करें। यह भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। तो देखते हैं गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। पहला देख लेते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जैसे खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी पाई जाती है। भारत में पवन ऊर्जा का फार्म तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी यह पेटियां पाई जाती हैं। इनमें भी विद्युत उत्पादन, इससे भी विद्युत उत्पादन जो है किया जाता है। अगला देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र का जल 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है, और ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। ज्वार में इतनी शक्ति होती है जिससे कि ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारी द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अगली हेडिंग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? खनिज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका वर्णन करें। तो देख लेते हैं उत्तर इसका। धरातल से खोद कर निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में मिलने वाला पदार्थ है। खनिज निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं लौह अयस्क। पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क अधिक उपयोगी खनिज पदार्थ है। लौह अयस्क किसी भी देश में औद्योगिक विकास की आधारशिला है। सभी प्रकार से मशीनरी का निर्माण लोहे द्वारा किया जाता है। उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में लौह पाए जाते हैं। भारत में विश्व का केवल 5% योगदान भारत का है। 5% लोहे का योगदान केवल भारत का है विश्व में। तो अगला देखते हैं अवरक। यह एक हल्का पदार्थ है जो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। यह एक चमकीला बिजली का कुचालक होता है। इसका प्रयोग वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किया जाता है। उत्पादन राज्य क्या क्या है? हेडिंग रहेगी आपकी उत्पादन राज्य झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि। तो अगला देख लेते हैं मैग्नीज Mg, इसका संकेत है। लगभग सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग लौह अयस्क गलाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर तथा कीटनाशक शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। और ये हेडिंग रहेगी आपकी उत्पादन राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि। तो अगला देखते हैं बॉक्साइट। पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक कच्चा पदार्थ है जिसमें एल्युमिनियम बनाया जाता है। यह विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एल्युमिनियम का प्रयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जैसे रेल के डिब्बे, मोटर कार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी हेडिंग रहेगी उत्पादन राज्य। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड आदि में यहाँ जो है ये जो है आपका बॉक्साइट पाया जाता है। और तांबा देखते हैं, अगली हेडिंग होगी तांबा। तांबा एक अत्यंत उपयोगी धातु है। यह एक विद्युत का सुचालक है। तांबे का प्रयोग मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपकी हेडिंग रहेगी उत्पादन राज्य राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो अगली हेडिंग है सोना। यह पीले रंग का एक पदार्थ होता है। यह एक बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। उत्पादन राज्य, इसकी हेडिंग रहेगी आपकी उत्पादन राज्य कर्नाटक, झारखंड, बिहार,
अध्याय 6 है आदि राज्यों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये डायग्राम है इसका परिवहन के साधन। तो स्थलीय मार्ग, जलीय मार्ग और वायु मार्ग, ये परिवहन के साधन 3 हैं। स्थलीय मार्ग हैं, जलीय मार्ग हैं और वायु मार्ग हैं। तो स्थलीय मार्ग में क्या क्या आते हैं? स्थलीय मार्ग में सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन होता है, पाइपलाइन होती है। तो जलीय मार्ग में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। तो वायु में क्या आता है? घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो देख लेते हैं, विगत वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या भविष्य में भी आ सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं इसको। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो ये भारत का सबसे बड़ा पत्तन जो है मुंबई है, मुंबई पत्तन है, मुंबई बंदरगाह। 1/4 से भी अधिक व्यापार इससे होता है। भारत में 1/4% से भी अधिक व्यापार जो है भारत में होता है। तो सड़क परिवहन के निम्नलिखित गुण बताएं। सड़क परिवहन के निम्नलिखित गुण बताएं, ये प्रश्न है आपका। उत्तर देख लेते हैं। सड़क परिवहन के निम्नलिखित गुण हैं, इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं, सड़क मार्ग का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है तथा इनमें रख रखाव पर व्यय कम होता है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सड़कों का निर्माण पर्वतीय, पठारीय, मैदानी भागों आदि किसी भी प्रकार की भूमि पर किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन करें। तो देश में 12 या 13 बड़े पत्तन हैं और 181 छोटे पत्तन या बंदरगाह हैं। बंदरगाह 96% विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं। सबसे ज़्यादा व्यापार जो है समुद्री पत्तन से होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं हेडिंग। कांडला बंदरगाह, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये बंदरगाह मानचित्र में भी आता है भरने के लिए। तो देख लेते हैं कांडला बंदरगाह। गुजरात कक्ष के विकसित किया गया। यह बंदरगाह जो है गुजरात के कक्ष में विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। यह बंदरगाह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि औद्योगिक एवं खाद्य पदार्थों का आयात या निर्यात करता है। तो अगला देख लेते हैं बंदरगाह विशाखापट्टनम। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश का सबसे गहरा पत्तन है। विशाखापट्टनम क्या है? सबसे गहरा पत्तन है। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है, सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापट्टनम। और ज्वारी पत्तन कौन सा है? कांडला, जो गुजरात में है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे गहरा पत्तन है। इस पत्तन में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो अगला देख लेते हैं पारादीप बंदरगाह। यह पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पत्तन में लौह अयस्क तथा अन्य वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला बंदरगाह देख लेते हैं तूतीकोरियम। तूतीकोरियम बंदरगाह यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह अपने पड़ोसी देशों के भिन्न भिन्न वस्तुओं का व्यापार संचालित करता है। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं चेन्नई बंदरगाह। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। यह व्यापार के मामले में भारत में चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगला देख लेते हैं छठवां मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह में भी व्यापार किया जाता है और इस पत्तन के कुछ दूर पर एक और बंदरगाह स्थापित किया गया है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कभी कभी ये मानचित्र पूछ लेता है कि कौन सा बंदरगाह है जो मुंबई के निकट जो है स्थापित किया गया है। तो वो कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से एक बंदरगाह बनाया गया है जो मुंबई बंदरगाह के कुछ दूर पर स्थित है। तो अगला देखते हैं मारमागाओ बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए यह महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ से कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है। कहाँ से? मारमागाओ बंदरगाह से जो है
आधा लौह का अयस्क निर्यात जो है किया जाता है। तो अगला देखते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से अधिक लौह अयस्क तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में संचार के साधनों का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो देख लेते हैं उत्तर इसका। भारत में संचार के निम्नलिखित साधन है। पहला है डाक तार सेवाएं। भारत के सभी नगरों में, गांवों में संचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना अत्यंत कठिन कार्य है। भारत का डाक विभाग डाक या तार द्वारा संदेश भेजने का सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। दूर संचार भी शीघ्र संदेश भेजने का कार्य करता है। वर्तमान में देश में 200 नगरों में सुविधाओं उपलब्ध हैं। सन 1986 में विदेश संचार निगम की स्थापना की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय संचार सेवा का कार्य करती है। तो अगला देखते हैं मुद्रण व्यवस्था। समाचार पत्र एवं अन्य पत्रिकाएं एवं मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यह देश की जनता, सरकार, व्यापारिक व उद्योग के बीच विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान के प्रभावी माध्यम है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था। पाइपलाइनों की उपयोगिता पर विश्लेषण लिखें। ये क्वेश्चन है, उत्तर देख लेते हैं इसका, जो कि 2023 में ये पूछा गया था। यह परिवहन का नवीन साधन है। पहले इसका उपयोगों में इसका उपयोग उद्योगों में पानी पहुंचाने में किया जाता था। वर्तमान में इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस पहुंचाने में किया जाता है। तो दूसरा, ये पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। गैस पाइपलाइन गुजरात से हजीरा तथा उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर में मिलती है। तो अगला देखते हैं पॉइंट, गुजरात में मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक पहुंच जाती है। तो अगला देखते हैं पॉइंट तीसरा, असम गुवाहाटी इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करें। तो इसमें दे देगा स्वर्णिम चतुर्भुज और दूसरा देगा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो एक दे देगा राजमार्ग। ये 3 प्रकार के ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो एक एक करके देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, यह मार्ग मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली को मिलाने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो गलियारा देख लेते हैं एक एक करके। गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ गया है। तो यह राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को मिलाती है। और ये दूसरा देखते हैं, पूर्वी से पश्चिम गलियारा किसको किसको जोड़ती है। यह राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से असम से सिलचर को मिलाने का कार्य करती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यह राजमार्ग विभिन्न राज्यों को जोड़ने का कार्य करती है तथा देश की सीमाओं को मिलाती है। इस सड़कों की देखरेख का कार्य केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। देश के कुल यातायात का लगभग 40% से अधिक यातायात इन्हीं राजमार्गों से होता है। तो अगले पॉइंट देखते हैं, राजमार्ग है। अगला पॉइंट है राजमार्ग। यह राज्य के प्रमुख नगरों तथा जिलों को जोड़ने का कार्य करती है। इस सड़कों की देखरेख का कार्य राज्य सरकार करती है। तो अगला पॉइंट है जिलों एवं गाँव की सड़कें। जिलों की सड़कें तहसील तथा कस्बे को जोड़ने का कार्य करती है। इसका निर्माण जिला प्रशासन की देखरेख में ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है।